हेलो फ्रेंड आशा करते हैं एसएससी जेएसटी पेपर 2 का एग्ज़ाम आपका काफ़ी अच्छा गया होगा। फ्रेंड पेपर काफ़ी मॉडरेट था, यह ना तो ज़्यादा इजी था और ना ज़्यादा हार्ड था। हालांकि कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस पेपर के प्रति अपनी नेगेटिव प्रतिक्रिया दिया है। ऐसा इसीलिए कि उनका कहना था कि इस पेपर का जो अनुवाद का खंड था, जिसमें कि हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करने थे, जिस अनुच्छेद का, वह अनुच्छेद थोड़ा बड़ा था। बड़ा रहने के कारण से अच्छे खासे समय उनको देना पड़ा और इसका असर अन्य तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने पर पड़ा। वे सही समय पर सारे तरह के क्वेश्चंस को संतोषजनक तरीके से नहीं लिख पाए और इस तरह से उनका यह पेपर जितना संतोषजनक जाना चाहिए था उतना नहीं गया। हालांकि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या भी काफ़ी है जिनका यह पेपर काफ़ी अच्छा गया, क्योंकि उन्होंने अभ्यास किया, क्योंकि उन्होंने इस पेपर को काफ़ी सीरियसली लिया। वे काफ़ी पहले से ही इस पेपर की तैयारी करने में जुटे हुए थे। वे समय प्रबंधन पर फोकस कर पाए, वे अपने ज्ञान को बढ़ाते चले गए। कई सारे टॉपिक्स को उन्होंने कवर किया और इसके कारण से उन्होंने हर तरह के जो भी टॉपिक्स जो ऐसे के पूछे गए थे, सारे तरह के टॉपिक्स के प्रति उनकी फैमिलियरिटी थी और वे उनमें से बेस्ट टॉपिक को छाँट करके, अपने अनुरूप छाँट करके उन्होंने उस पर अपना बेस्ट देने का पूरा प्रयत्न किया। काफ़ी पॉजिटिव होकर के आप रिजल्ट का वेट करें, अपने कैटेगरी का ध्यान में रख करके आपने जिस तरह का भी स्ट्रैटेजी अपनाया, यदि वो स्ट्रैटेजी आपका काम आया वहाँ पर, तब उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए आप आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि डीआरडीओ है या केवीएस है, इस तरह के एग्ज़ाम के बारे में आप सोचिए। ज़रूर ही प्रयास आपका रहना चाहिए कि आने वाला साल आप लोगों का जॉब से भरा हुआ साल हो। एक नहीं फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में हो, 2-3 आपके हाथ में फाइनल रिजल्ट्स हो। इसके लिए सही मार्गदर्शन की काफ़ी आवश्यकता है। सही सही दिशा में आप किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं, इस पर आपको फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। बाय द वे फ्रेंड, अब हम लोग बात करते हैं एसएससी जेएसटी पेपर 2 में जो क्वेश्चंस आए हुए थे उनका नेचर किस तरह का था, कौन-कौन से क्वेश्चंस उसमें आए हुए थे। फ्रेंड काफ़ी डिटेल में हम लोग विश्लेषण करेंगे, इसलिए काफ़ी ध्यानपूर्वक इस सेशन को सुनिएगा और यह आपको मदद करेगा कि आपका पेपर कैसा गया और वो कितना अंक अर्जित करने के लायक रहेगा। ठीक है फ्रेंड, ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा स्ट्रैटेजी मेकिंग में, और और जो भी आपने भूल किया है उस तरह के भूल को आप ना करें, इसके लिए यह जो सेशन है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसलिए प्लीज लिसन टू ईच एंड एवरीथिंग केयरफुली। फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनुवाद खंड की। अनुवाद खंड में हम लोग यह बात करेंगे कि हिंदी अनुच्छेद जो था वो किस तरह का था, इसका नेचर किस तरह का था। इसका नेचर था डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव अर्थात वर्णनात्मक है। इसमें किसी भी खास चीज या व्यक्ति का वर्णन किया जाता है और ऐसा ही हुआ इस पैसेज में। इस दिए गए पैसेज में इसमें एक एसोसिएशन की बात हुई, आईपीटीए एसोसिएशन की बात हुई, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। एक रंगमंच का एसोसिएशन है यह, और यह अंग्रेज के ज़माने से ही चला आ रहा है। यह रंगमंच एसोसिएशन 1943 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और इसका योगदान काफ़ी था भारत को स्वतंत्रता दिलाने में, भारत के लोगों में जागरूकता फैलाने में। अलग-अलग तरह, चाहे कला के प्रति जागरूकता हो, चाहे देश को आज़ाद कराने के प्रति जागरूकता का सवाल हो, ये जो एसोसिएशन है इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। इस अनुच्छेद में कुछ अभ्यर्थी ऐसा कहें कि कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया था, जैसे रंगमंच। रंगमंच को हम लोग ऑब्वियसली कहते हैं थिएटर, लोक गीत, लोक संगीत, कुछ इस तरह से शब्दों का प्रयोग हुआ था। लोक के लिए हम लोग फोक शब्द का प्रयोग करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी रहे हैं जो कि लोक के लिए पीपल शब्द का प्रयोग किया है। हालांकि ये ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट शब्द का प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन जब आपके पास विकल्प ना हो, जब आपके पास टारगेट लैंग्वेज का कोई पर्याय ना हो, तब ऐसी स्थिति में आपको ऐसे ही भावानुवाद कर देने की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो फिर अंतिम जो उपाय है वो भी, यदि भावानुवाद भी नहीं हो रहा है, तब फिर लिप्यंतरण का एक ही आपके पास ऑल्टरनेटिव रह जाता है। हालांकि लिप्यंतरण 2 से 3 शब्दों का ही किया जा सकता है, लेकिन यदि
कोई पारिभाषिक शब्द आपको दिख रहा है एग्जाम में, तब आप उसको जस का तस लिख सकते हैं। हम लोग अब बात करेंगे कि ऐसे किस तरह के टर्म्स हो सकते हैं जिसका हम लिप्यांतरण करेंगे और उसमें हमारा मार्क्स का डिडक्शन नहीं होगा। बाय द वे फ्रेंड, ये जो हिंदी अनुच्छेद था वह उतना भी हार्ड नहीं था, वर्णनात्मक था, सेंटेंसेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, सिंपल थे, हालांकि थोड़ा सा बड़ा था। जो कैंडिडेट्स अच्छी तरह से अभ्यास करके गए हुए थे, उनको मालूम था कि अनुवाद करने के लिए कौन सा टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, किस तरह से सारे कंपोनेंट्स का पता लगा करके उसको टारगेट लैंग्वेज में अपना जगह दे करके उसे सही किया जाता है। तो उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं रहा, न तो कोई टाइम का मैनेजमेंट का प्रॉब्लम रहा उनके उनके लिए, और ना ही सेंटेंसेस उनके लिए प्रॉब्लम रहा। यदि हम लोग बात करते हैं अंग्रेजी अनुवाद खंड की, जो अनुच्छेद जो था वह एब्स्ट्रैक्ट था, क्योंकि इसमें इमोशन शब्द का प्रयोग किया गया था, इसमें डिप्रेशन शब्द का प्रयोग किया गया था, इसमें गट ब्रेन का प्रयोग किया गया था, इसमें इसमें सेल का प्रयोग किया गया था, इसमें जीनोम का प्रयोग किया गया था। इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें कुछ वैज्ञानिक टर्म का भी प्रयोग किया गया है, जैसे कि गट ब्रेन हो गया। गट ब्रेन को आप गट ब्रेन ही लिखेंगे क्योंकि यह एक वैज्ञानिक शब्द है। सेल के लिए आप कोशिका शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जीनोम को आप जीनोम ही कहें। फ्रेंड, अब हम लोग बात करते हैं कि हिंदी निबंध खंड में कौन कौन से शीर्षक आए हुए थे। फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहला जो शीर्षक था इस खंड में वह था सोशल मीडिया मानवीय निजता का उल्लंघन करता है कैसे। इससे रिलेटेड आपको तथ्य देने थे, आंकड़े देने थे, एग्जाम्पल्स देने थे। दूसरा जो टॉपिक था वह था जनसंख्या नियंत्रण कानून का औचित्य। जनसंख्या नियंत्रण बिल जो सरकार लाई हुई थी 2019 में, उस कानून का क्या औचित्य है, कितना वह फिजिबल है, कितना वह व्यवहारिक है, क्या उसे लाया जा सकता है कि नहीं, उसे लागू किया जा सकता है कि नहीं, इससे रिलेटेड आपको तर्क देने थे। तीसरा जो टॉपिक था वह था अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत की बदलती छवि, है ना। और चौथा जो टॉपिक था वह था गांधीवाद की प्रासंगिकता। फ्रेंड्स, यदि हम लोग ऊपर के 3 टॉपिक्स की बात करते हैं तो तीनों ही टॉपिक्स आपके करंट इवेंट पर आधारित था। और लास्ट का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से ट्रेडिशनल टॉपिक है। हालांकि इसमें भी आप करंट आंकड़े देंगे कि अभी के परिप्रेक्ष्य में गांधीवाद की क्या प्रासंगिकता है। जैसे कि अभी रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, 10 महीने के करीब यह हो रहा है, अभी तक वहां युद्ध चल रहा है, जान माल की अच्छी खासी क्षति हुई है। रिवेंज जो है वह किसी भी तरह से शांति का परिचायक नहीं हो सकता है। युद्ध किसी भी तरह का शांति का परिचायक नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में गांधीवाद की प्रासंगिकता काफी बढ़ जाती है। इस पर काफी कुछ लिखा जा सकता था। अगर आप सही दिशा में इस टॉपिक पर लिखे होंगे तो ऑब्वियसली आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। फ्रेंड, जहां तक बात है पहला टॉपिक का, सोशल मीडिया मानवीय निजता का उल्लंघन, फ्रेंड यहाँ पर सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है। सोशल मीडिया रहता तो सिर्फ सोशल मीडिया के बारे में आप लिखते, उसके बाद एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बाद कंक्लूजन दे देते, तब फिर आपका यह ऐसे तैयार हो जाता है। किंतु इसके बाद का जो कीज है, की फ्रेज जो यूज किया गया है, इसके बारे में आपको सोच करके लिखना था। इसी को ही आपको धुरी मान करके लिखना था कि सोशल मीडिया किस तरह से मानवीय निजता का उल्लंघन करता है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया में व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इस तरह के ट्विटर हो गया, इस तरह के कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जो हमारे निजता का उल्लंघन करता है। निजता का अधिकार हमारा जो संविधान है वह कौन से आर्टिकल्स में देता है, तो 14वां आर्टिकल में देता है, 19वां आर्टिकल में देता है और 21वां आर्टिकल में देता है। ये 3 तरह के आर्टिकल्स में हमें निजता का अधिकार देता है। और इस निजता का के अधिकार का उल्लंघन सोशल मीडिया काफी धड़ल्ले से करती है। सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है सोशल मीडिया का वह है कि इस मीडिया के तहत कोई भी ऐसा टेक्स्ट मैसेज जो आपत्तिजनक है, ऐसा कोई भी वीडियो क्लिप जो आपत्तिजनक है, या ऐसा कोई ऑडियो क्लिप जो आपत्तिजनक है, वह एक बार यदि वह सोशल मीडिया के चैनल में चला गया तब फिर उसको आप रिवर्ट नहीं कर सकते, उसे फिर वापस नहीं ला सकते, वहां से आप डिलीट नहीं कर सकते। क्योंकि जब कोई भी चीज यदि वायरल होता है तो तुरंत लोग अपनी लोकल मेमोरी में, फोन के लोकल मेमोरी में, कंप्यूटर के लोकल मेमोरी में उसे सेव कर लेते हैं।
तो यह असंभव होता है कि कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट यदि वायरल हो जाता है तो उसको फिर रिवर्ट नहीं किया जा सकता है। नहीं तो इसके कारण से कई सारे लोगों की जानें चली गई, है ना? फ्रेंड, जहाँ तक बात है जनसंख्या नियंत्रण कानून का औचित्य का, तो फ्रेंड अगर जनसंख्या नियंत्रण ही सिर्फ रहता तो यह ट्रेडिशनल टॉपिक रहता। इसमें आप आम तरह की बातों का आप यूज कर पाते, कॉमन तरह के सोच के बारे में आप लिखते कि जनसंख्या नियंत्रण क्यों जरूरी है। लेकिन यहाँ पर कानून का औचित्य, ये जो फ्रेज जो यूज हुआ है कानून का औचित्य, तो इसके बारे में आपको लिखना था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून है क्या, है ना? ये जनसंख्या नियंत्रण कानून 2019 में लाया, कानून नहीं बिल लाया गया था, अधिनियम लाया गया था, लेकिन इसके विरोध में काफी आवाजें उठी, जिसके कारण से सरकार इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। फ्रेंड्स, यदि आप बात करते हैं तीसरे की, तो अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत की बदलती छवि की, तो फ्रेंड यह भी पूरी तरह से करंट इवेंट पर आधारित है। आप देखे होंगे कि किस तरह से भारत अभी क्रिकेट जगत के अलावा अन्य तरह के गेम्स एंड स्पोर्ट्स में अपना ध्यान केंद्रित कर रही है, चाहे वो बेसबॉल हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे कुश्ती हो, चाहे आपका वेट लिफ्टिंग हो, हर तरह के क्षेत्र में अब भारत अच्छा परफॉर्म कर रही है। 2010 का आपको CWG कॉमनवेल्थ गेम्स आपको मालूम होगा, जो कि दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसके लिए एक घोटाला भी हो गया था, इस कॉमनवेल्थ गेम घोटाला के नाम से जानते हैं। खैर, तो इस कॉमनवेल्थ गेम्स में आपको पता होगा कि 101 मेडल्स भारत ने जीता था, और इस तरह से भारत पूरी दुनिया को यह दिखा दिया था कि भारत बड़े बड़े गेम्स का आयोजन कर सकता है। और दूसरी क्या बात है कि भारत भी कई सारे क्षेत्रों में मेडल प्राप्त कर सकता है। और अभी जो CWG का जो अभी आयोजन हुआ हाल फिलहाल 2022 में, इसमें भी भारत का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। हालांकि नंबर ऑफ मेडल्स भारत के घटा, जिसमें भारत सिर्फ और सिर्फ 61 मेडल्स को ही प्राप्त कर सका, जिसमें कि 22 गोल्ड मेडल था और 16 सिल्वर था, और 16 सिल्वर और आपका 23 ब्रॉन्ज था। इसमें नए नए गेम्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। भारत जो है ना, नए नए गेम्स में पार्टिसिपेट किया हुआ था। सबसे पॉजिटिव बात क्या है कि भारत जो ट्रेडिशनल गेम्स को छोड़ करके अन्य तरह के जो गेम्स है, जो पूरे विश्व में अलग अलग तरह के गेम्स जो होते हैं, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इस तरह से उन्होंने अच्छा खासा दमखम दिखाया। तो भारत का जो भविष्य है अंतर्राष्ट्रीय खेल में, वो काफी काफी ब्राइट है, काफी अच्छा है। इसी के बारे में आपको लिखना था। फ्रेंड, हम लोग गांधीवाद की प्रासंगिकता के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और आप यदि इन्हीं तमाम तरह की बातों को ध्यान में रख करके अगर आप ऐसे को लिखे होंगे तो आप अच्छे मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि हम लोग बात करते हैं अंग्रेजी ऐसे टॉपिक्स की, तब अंग्रेजी ऐसे टॉपिक्स में आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहला जो टॉपिक था वह था वर्क फ्रॉम होम। काफी इजी सा टॉपिक था। हम लोग जानते हैं कि कोविड-19 के दरमियान हम लोग कितनी सारी चीजों को झेले हुए थे। कंपनियां ऑफिस आने के लिए मना कर रही थी, और ऐसे भी सरकार की गाइडलाइंस थी कि आप ऑफिस में आप ना रहें, अपने घर में काम करें। इसके कारण से जो कंपनियां जो थी लोगों का अच्छा खासा एक्सप्लॉइट कर रही थी। तो उसी के बारे में आपको लिखना था, वर्क फ्रॉम होम। इसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या चैलेंजेस है, वो बहुत सारे इस पर पॉइंट्स बन जाते हैं। आप इस पर लिखे भी होंगे अच्छे खासे। फ्रेंड्स, यदि आप बात करते हैं, और ये करंट इवेंट पर आधारित है, और दूसरा जो टॉपिक है वह है एन अनयूजुअल समर वैकेशन, जो ग्रीष्मकालीन जो छुट्टियां है, वह इसके बारे में आपको एक ऐसा अनुभव लिखना था जो कि अनयूजुअल आपके लिए था, जो थोड़ा सा अजीब था आपके लिए, है ना, वो समर वैकेशन। इसके बारे में आपको लिखना था। ये एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है और आपको अपना अनुभव शेयर करना था एक ऐसे के रूप में, है ना। ये भी काफी आसान था। आप यदि एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक पर लिखने की आपकी आदत है, यदि आप डायरी लेखन करते हैं, तब आपके लिए यह टॉपिक काफी 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 सुटेबल था। हालांकि आप जिस पर भी लिखे होंगे, आपको यह समझ लेना है कि आप किस तरह से उसे डील किए होंगे, और आपको यह भी
में एहसास होगा कि आपको उसके लिए कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। फ्रेंड, जो तीसरा जो टॉपिक है वो है एफॉरेस्टेशन। ये काफी ट्रेडिशनल टॉपिक है, इस पर काफी कुछ लिखा जा सकता था। एफॉरेस्टेशन मतलब वनारोपण, कि वनारोपण से क्या क्या फायदे, वनारोपण होता क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं, और ये किस तरह से पर्यावरण प्रदूषण को रोकता है, ये किस तरह से मृदा अपरदन को रोकता है। कई सारे चीजें हैं, ये काफी ट्रेडिशनल तरीके से इसको डील करने थे और काफी कुछ आप इस पर लिख सकते थे। फ्रेंड, जो चौथा टॉपिक है वह है हेल्दी डिस्कशन इज एन एक्सचेंज ऑफ थॉट्स। फ्रेंड, हेल्दी डिस्कशन ऐसे डिस्कशन को कहते हैं जिसकी दशा और दिशा पहले से तय रहती है, इसमें किसी भी तरह का कोई डाइवर्जन नहीं होता है, कोई डेविएशन नहीं होता है। तो ऐसे डिस्कशन एक कंक्लूजन पे पहुंचता है और काफी कम समय में बहुत ही फ्रूटफुल आउटपुट इसमें प्राप्त होता है। तो इसी के बारे में आपको इस ऐसे के टॉपिक में लिखने थे। तो फ्रेंड, ये रहा इस एग्जाम का कंप्लीट एनालिसिस। आशा करते हैं कि आप इस एनालिसिस को अच्छी तरह से समझे होंगे और इस एनालिसिस के आधार पे आप अपने आने वाले एग्जाम्स की रणनीति भी बनाएंगे। फ्रेंड, यदि आप डीआरडीओ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तब आप हमारे हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल जरूर करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिए गए हैं और हमारे डिटेल्ड कोर्स, हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स का लाभ उठाएं। मिलते हैं हम लोग अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर्स में, जहां पर हम लोग काफी कुछ शेयर करेंगे, है कि हेल्दी डिस्कशन करेंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इस तरह के सेशन का लाभ उठा सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके पॉजिटिव रिजल्ट के लिए। थैंक यू।